बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अहमद और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को किस तरह क्रिएट किया जाता है और इन्हें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस फाइल को हम अपने सर्वर पे प्रीव्यू भी कर लेते हैं। देयर वी गो। राइट नाउ हमारे सामने एक ब्लैंक फाइल है क्योंकि अभी तक हमने इसमें किसी किस्म का कोई कोड नहीं लिखा। सो लेट्स गेट बैक टू द फंक्शंस। व्हाट इज अ फंक्शन? अगर हम इसको डिफाइन करें डिक्शनरी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। सो यहाँ पे हमारे सामने दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ नेम्ड एंड सेकेंड थिंग इज ब्लॉक ऑफ कोड। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। अभी तक हम कोड करते आए हैं और उस कोड में हमने मल्टीपल फंडामेंटल्स को देखा, वेरिएबल्स क्रिएट किए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी, लूप्स देखी। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट्स अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली ब्लॉक ऑफ कोड पे एग्जिस्ट करता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स का हम एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी सिनेरियो है और हम कोड करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। सो हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, PHP स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नंबर वन इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5 एंड डॉलर, नंबर 2 is equal to 7 and we have to perform some addition। हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। सो राइट नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 1, 2 एंड 3 लाइन्स ऑफ कोड हैं। एंड इन केस अगर हम इस रिजल्ट को प्रिंट भी करें तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ कोड हैं, बट ये एक ब्लॉक नहीं है। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ऑब्वियसली वी नो 7 + 5 is equal to 12, so output is exactly what it should be। So now get back to the point, ब्लॉक ऑफ कोड कैसे बनेगा? ब्लॉक कोडिंग की कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है जब हम अपने कोड को ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं और अपने कोड को हम करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। सो नाउ दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। इसे कहा जाता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है। बट अगर हम फंक्शन के डेफिनेशन को देखें तो फंक्शन सेज दैट इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। अगर हम सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड बनाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा सो यू विल सी दैट अगेन इट इज अ सेम आउटपुट। तो हमारे सामने अभी तक फंक्शन क्रिएट नहीं हुआ। ब्लॉक ऑफ कोड तो हमने बना लिया, बट अभी इस ब्लॉक को नेम असाइन करना पड़ेगा। नेम कैसे? जैसे कि ये जो वैल्यू है 5, इसका नेम है नंबर 1। 7 एक वैल्यू है, उसका नेम है नंबर 2। अब ये एक वैल्यू है जो कि रन टाइम पे जनरेट हो रही है, उसका नेम है रिजल्ट। एक्चुअली अगर हम देखें तो वेरिएबल्स भी जो हैं ये नेम्ड वैल्यूज़ हैं। इनको हम नेम्ड भी कहते हैं, इनको हम लेबल्ड वैल्यूज़ भी कहते हैं, या फिर हम सिंपली इनको वेरिएबल्स कह लेते हैं। इसी तरह अब हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, इस ब्लॉक ऑफ कोड को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, लेकिन इसको स्टोर करवाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम यूँ नहीं रख सकते लाइक फंक्शन 1 is equal to this। नहीं, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते। फंक्शन जब हम नेम असाइन करेंगे फंक्शन को या ब्लॉक ऑफ कोड को नेम असाइन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट वे है, स्लाइटली डिफरेंट सिंटैक्स एग्जिस्ट करता है हमारे पास। इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं एंड दैट कीवर्ड सेज FUNCTION फंक्शन। जब हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब है अब हम फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। फंक्शन की इंस्ट्रक्शन के बाद अब हम इस फंक्शन को कोई नेम असाइन करेंगे। लेट्स सपोज ऐड का नेम असाइन कर दिया। अब क्या हुआ? अब हमारे पास एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड आ गया। इसमें अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ रहती है एंड दैट आर पैरेंथेसिस। हम यहाँ फंक्शन का नेम लिखने के बाद पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। सो नाउ हमारे पास कंप्लीट फंक्शन आ चुका है।
इसको कहते हैं फंक्शन, और यू कैन से दैट दिस इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट बहुत सिंपल है। अगर हम सेव करें अपनी फाइल को और रिफ्रेश करें ब्राउज़र को, सो हमारे पास अब किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं है। क्यों आउटपुट नहीं है? क्योंकि हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को नेम असाइन करके सेव कर दिया। अब जब ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो उसको यूज़ करने के लिए उसको कॉल करना या उसको इन्वोक करना ज़रूरी है। जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे, जब तक हम उसे इन्वोक नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको इन्वोक कैसे करेंगे? इन्वोक यूँ करते हैं कि फंक्शन का जो नेम होता है उस नेम को यूज़ करते हैं हम। हमारे फंक्शन का नाम है ऐड, सो वी विल कॉल ऐड। उसके बाद हम इसकी ब्रैकेट्स लिखते हैं और हम सेमीकोलन, हमारी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमने इस इंस्ट्रक्शन लाइन नंबर 12 पे जो इंस्ट्रक्शन है, इसके थ्रू इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक्टिवेट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, इन्वोक कर दिया, कॉल किया। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम लिखेंगे ऐड और उसके साथ ये ब्रैकेट्स लिखेंगे और सेमीकोलन से हम अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, तो इसका मतलब होगा हम इस सारे को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, and now you will see that again we have the right output, that is 12. But here comes the question, इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि हम फंक्शन बनाए बगैर भी अगर ये 4 लाइंस लिखें, हमारे पास आउटपुट तो आ रही है। तो क्यों हमने फंक्शन बनाया और फिर बनाने के बाद उसको कॉल किया, हमारे पास 3 to 4 एक्स्ट्रा लाइंस क्यों आई? सो हियर कम्स द आंसर। इसका जो सबसे प्रिसाइज और परफेक्ट आंसर है, दैट इज we can reuse this code again and again and again by simply calling the function again and again and again. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हमें ये एग्जीक्यूशन 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, 4, 5, 6, 8, 10, 100 बार करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपली लिखना पड़ेगा अगेन ऐड। सो हमने इसको 3 बार कॉल कर लिया। अब हमें ये सारी इंस्ट्रक्शन 3 टाइम नहीं लिखनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शंस को हमने 1 टाइम लिख के सेव कर दिया, उसको अब हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन जस्ट कॉल करेंगे। जितनी बार उसको कॉल करेंगे उतनी बार हमें आउटपुट मिलेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं 12, 12 एंड 12, हमारे पास 3 आउटपुट्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने फंक्शन को 3 बार एग्जीक्यूट किया। सो ये है हमारे पास फंक्शंस बनाने का बेनिफिट। बट यहाँ पे हमारे सामने अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो ये कि जितनी बार हम ऐड को कॉल कर रहे हैं उतनी बार ऐड सिर्फ 5 और 7 को ही ऐड कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैटिक फंक्शन है। हमारे पास फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ऐसा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं कि जितनी बार फंक्शन क्रिएट करें उतनी बार आउटपुट तो दे, बट डिफरेंट आउटपुट दे डिपेंडिंग अपॉन आवर इंस्ट्रक्शंस। हम जितनी बार उसको जो इंस्ट्रक्शन दें वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आउटपुट जनरेट करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम जब एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। जो आप ये पैरेंथेसिस देख रहे हैं, पैरेंथेसिस के दरमियान हम अपने फंक्शन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। हम अपने फंक्शन के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो फंक्शन या तो स्टैटिक हो सकता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड ना करे, या फिर वो फंक्शन डायनामिक हो सकता है, यानी वो हमारी इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करे। जब कोई ऐसा फंक्शन बनाना होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करे, फॉर एग्जांपल ये जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, इनकी वैल्यूज़ अगर हम इस फंक्शन के अंदर डिफाइन ना करें, अंदर डिफाइन करने की बजाय हम इसको यहाँ से वैल्यूज़ पास करें, लेट्स सपोज 10 एंड 15, हम इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, अभी तो आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। 12, 12, 12 अगेन। ये 10 और 15 अगर हम चाहें तो हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। यहाँ से हमने अपने फंक्शन को कुछ इनपुट दी, हमने 2 इनपुट्स दी, 10 कॉमा से सेपरेट किया और दूसरी इनपुट 15। जब हम अपने फंक्शन को इनपुट देते हैं, इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट पास करना, अपने फंक्शन के साथ आर्ग्यू करना। जब हम अपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स हमें रिसीव भी करने पड़ते हैं। अब रिसीव कहाँ करेंगे?
रिसीव करेंगे हम अपने फंक्शन के एंड पे, जहाँ हमने फंक्शन डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, वहाँ जो पैरेंथेसिस हैं, अब वहाँ पे हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो नंबर 1 और नंबर 2 के वेरिएबल्स हैं, अगर हम ये यहाँ क्रिएट कर दें, $1, $2, अब हमें ये यहाँ अंदर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। अब क्या हुआ? अब यूँ हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो 2 इनपुट्स ले रहा है, ओके। और वो इनपुट्स क्या हैं? वो इनपुट्स यहाँ से यूज़र प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने देखा, हमने फर्स्ट टाइम जब ऐड को कॉल किया तो यहाँ 10 और 15 पास किए। यहाँ सेकंड टाइम जब कॉल कर रहे हैं ऐड को, तो यहाँ हम कुछ और भी पास कर सकते हैं, लेट्स सपोज 20 and 6। थर्ड टाइम जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और पास करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम पास नहीं करें तो वहाँ एरर आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स फाउंड 0। वो कह रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, लेकिन अभी तक आपने इसको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल बना दिए। अब जितने वेरिएबल यहाँ बनाए जाएंगे उतनी इंफॉर्मेशन पास करना मस्ट है, ओके। सो हम यहाँ थर्ड टाइम जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 2 वैल्यूज़ पास कर देंगे, लेट्स सपोज रैंडम 6 and 2। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट ईच टाइम इट इज़ जनरेटिंग अ डिफरेंट आउटपुट। फर्स्ट टाइम 10 and 15, 25, 20 and 6, 26, second time, and third time हमारे पास 6 and 2, so it is generating 8. Now our function is a dynamic function. अब फंक्शन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो पर्पस है, वो हमें अचीव हो गया। अब हम इसको रिपीट करते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका कोई नेम है, सो इट इज सेड द फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्यों बनाते हैं? ताकि उस ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन एंड अगेन रीयूज़ किया जा सके बहुत आसानी के साथ। हमें सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीट ना करनी पड़े। एंड थर्ड, हम अपने फंक्शन को स्टैटिक की बजाय डायनामिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायनामिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डायनामिक में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, और यू कैन सिंपली से दैट वी आर गोइंग टू पास सर्टेन इंफॉर्मेशन टू आवर फंक्शन। और जब हम अपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन में कैच भी करेंगे, और जब हम उन्हें कैच करते हैं तो यहाँ पे इन्हें कहा जाता है पैरामीटर्स। इट मीन्स दैट आवर फंक्शन इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन दीज पैरामीटर्स। और आपने यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देखी कि किस तरह हमने यूज़र साइड से वैल्यूज़ पास की फंक्शन में, और फंक्शन में उन वैल्यूज़ को कैच किया, और उन वैल्यूज़ को कैच करने के बाद यूटिलाइज किया, और यूटिलाइज करके हमने एक आउटपुट जनरेट की। तो ये है हमारे पास फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप डिग किया जा सकता है, बट अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। रही बात नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स की, तो लाजमी नहीं कि एक फंक्शन में 2 होंगे। आप किसी फंक्शन को बगैर आर्गूमेंट्स के बना सकते हैं। आप एक आर्गूमेंट के साथ बना सकते हैं, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। पॉइंट इज़ दैट फंक्शन में जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्गूमेंट आपको यहाँ से पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन वेलकम यूजर नेम, and here comes the function echo welcome Mr. username हमने एक फंक्शन बनाया वेलकम यूज़र के नाम से। अब ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक आर्गूमेंट ले रहा है। जब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम इस फंक्शन का नेम कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद यहाँ पे जो यूज़र प्रोवाइड करेंगे उस यूज़र को वेलकम मैसेज चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मोहसिन अहमद। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है वेलकम मिस्टर मोहसिन अहमद, यू आर वॉचिंग द होम पेज। अगर हम किसी और को भी वेलकम करना चाहते हैं, सो दैट्स क्वाइट सिंपल। हम यहाँ जस्ट नेम चेंज करेंगे, लेट्स सपोज हुसनैन, और यू कैन से दैट वक्कास। हम यहाँ लाइन ब्रेक कर लेते हैं,
सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हम रीयूज़ करते जा रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है। और हमारा जो फंक्शन है वो आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा फंक्शन स्टैटिक नहीं है, हमारा फंक्शन डायनामिक है। और मोस्ट केसेस में हम डायनामिक फंक्शंस ही क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ आर्गुमेंट्स या कुछ पैरामीटर्स होते हैं। स्टैटिक फंक्शंस को बनाना सॉर्ट ऑफ यूजलेस ही होता है। तो ये था फंक्शंस का टॉपिक। फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड हैं। हमने देखा कि ब्लॉक ऑफ कोड कैसे बनाते हैं, उसको नेम कैसे साइन किया जाता है फंक्शन के कीवर्ड को यूज़ करते हुए, और फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उन पैरामीटर्स को एज अ आर्गुमेंट यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे आपने एक और डिफरेंस देखा कि जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो वहाँ हमें इन्वर्टेड कॉमास लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा चाहिए। यहाँ पे अगर एक और आर्गुमेंट होता एज का तो वो हम कुछ इस तरह क्रिएट करते, और यहाँ पे एज जो थी वो नंबर्स थे तो हम उसको बगैर इन्वर्टेड कॉमास के भी पास कर सकते थे। फंक्शंस के हवाले से उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।